नमस्कार साथियों, एग्रो जेड के ऑनलाइन पोर्टल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मॉडल पेपर की सीरीज में आपको 100% अच्छी हेल्प मिली होगी एग्ज़ाम के अंदर। आज हम जेड का एक अगला टॉपिक हम देखते हैं और जेड के अंदर इस पैनल पर हम वही टॉपिक देख रहे हैं जो ईजी हैं और जेड क्लासेज में आपके जेड के पेपर के अंदर डेली हर पेपर के अंदर आपको उसके क्वेश्चन मिलते रहे हैं, पुटअप हो रहे हैं। आज हमारा टॉपिक हम अगला ले रहे हैं सिंचाई। इरिगेशन बड़ा इजी टॉपिक और हर वर्ष लगभग हर पेपर के अंदर सिंचाई से एक ना एक क्वेश्चन आपका पुटअप पे हो रहा है। अब देखो, सिंचाई में पहली बात करते हैं बेटा, सिंचाई किसे कहते हैं? पौधों को कृत्रिम रूप से जल देने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। पहली बात हो गई, पौधों को कृत्रिम रूप से जल देने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। अब सिंचाई की मात्रा, सिंचाई कितनी करेंगे, क्या डिफेंड होगी, सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, जल देने की नीड क्यों पड़ रही है? अब देखो, आपके पादप उपापचय क्रियाओं में भाग लेगा जल का, कुछ वाष्पीकरण होगा, कुछ वाष्पोत्सर्जन होगा, तो पौधे के अंदर होगी जल की कमी। उसकी पूर्ति के लिए क्या करनी पड़ेगी, हमें सिंचाई करनी पड़ेगी। अब सिंचाई का मान कितना होता है कि भाई सिंचाई का मान तो सीधी सीधी बात है, आप बात करें तो प्लांट की जल मांग पर कहें करा आपने जल मांग। जल मांग मतलब पौधे को लाइफ साइकिल के लिए कितना जल चाहिए, उसमें से माइनस कर लो आप वर्षा का मान और फिर माइनस कर लो आप मृदा में नमी का मान। मतलब आपकी बात, जितनी बारिश हो रही है और मिट्टी में जितनी नमी है उसको आप प्लांट की जल मांग से डिवाइड कर माइनस कर लो, तो जो आपका रिजल्ट मिलेगा वो प्लांट में क्या करनी पड़ेगी, आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। यानी जल मांग माइनस वर्षा का मान माइनस मृदा में नमी की मात्रा। चलो, ये तो हो गया हमें कितना जल देना है। और जल मांग आप भी देखेंगे हम आगे की लाइनों के अंदर कितना जल मांग रहता है आपकी हर फसल के लिए अलग अलग। जस्ट अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि कब हमें पता चलेगा कि पौधों के अंदर सिंचाई करनी चाहिए, यानी सिंचाई का समय हम निर्धारित कब कर सकते हैं। अब सिंचाई का समय निर्धारित करने के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट, सबसे इजी पॉइंट रहता है आपका पौधों की बाह्य अवस्था के आधार पर। पौधों की बाह्य अवस्था के आधार पर इसमें हम क्या करते हैं कि भाई प्रातः काल के अंदर खेतों के अंदर भ्रमण करेंगे, यदि पौधे की पत्तियां मुरझाई हुई दिखाई दे लगातार 2-3 दिनों तक, तो हम सिंचाई कर लेंगे। फिर हम देखते हैं अगली बात है पत्तियों में जल विभव के आधार पर। जल विभव यानी पर्ण जल विभव के आधार पर सिंचाई करते हैं। अब पर्ण जल विभव किसके द्वारा मापा जाता है? साइक्रोमीटर के द्वारा। एक पॉइंट ये हमारा ध्यान रखने वाला आ गया कि साइक्रोमीटर के द्वारा पर्ण जल विभव को मापा जाता है। फिर हम बात करते हैं मृदा नमी के आधार पर, यानी मिट्टी के अंदर कितनी नमी है उसके आधार पर भी हम सिंचाई जल का निर्धारण कर सकते हैं। और मृदा नमी ज्ञात करने के लिए किसका यूज करते हैं भाई? जिप्सम ब्लॉक हो गया, न्यूट्रॉन मीटर हो गया, टेंसियोमीटर हो गया, इनका हम यूज करते हैं। फिर बात करते हैं पत्तियों का ताप देखकर, पत्तियों का ताप माप कर। पत्तियों के ताप में वही बात, पत्तियों का ताप किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो हमारा इंफ्रा रेड थर्मामीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर, इसके द्वारा हम पत्तियों का ताप मापते हैं। अब जो सिंचाई का एक तो सीधा क्वेश्चन इन यंत्रों का, इंफ्रारेड का हो गया, टेंसियोमीटर का हो गया, न्यूट्रॉन मीटर हो गया, एक चीज तो ये हो जाएगी। एक चीज हमारी ये हो जाएगी, अगली जो कंडीशन है आपके जल मांग, और जल मांग से पहले हम कर लेते हैं हमारी क्रांतिक अवस्था। क्रांतिक अवस्था, क्रांतिक अवस्था के दो या क्रिटिकल स्टेज को एक ही बात होगी। अब पहली बात हो क्रांतिक अवस्था कहते किसे? पौधे की वह स्थिति जहां पर जल की कमी हो जाए, पौधे की वह स्थिति जहां पर जल की कमी हो जाए तो उत्पादन सर्वाधिक प्रभावित होता है, उसे हम कहते हैं क्रांतिक अवस्था।
यानी प्लांट में पानी की कमी हुए बी टाइम हो जावे जबकि टाइम पौधा ने पानी की हगड़ों वाली जरूरत रहे एज बी टाइम आपने पौधा में पानी की कमी हो जावे तो पौधा के माइन उत्पादन आपने हगड़ों कम हुए बिना आप कह दिया करा क्रांतिक अवस्था ज्यान बात करा फूल आवे जना फलियां लागे जना अवस्था किसी हो जाए क्रांतिक अवस्था। और आमने सिलेबस में अलग अलग क्रांतिक अवस्थाएं हगली फसलों की है। तो पहली बात करा आपने गेहूं की, और देखो 3 क्वेश्चन तो आपने जेटाणा के बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है। एक तो आपने गेहूं की क्रांतिक अवस्था, दूसरी बात करा तो गेहूं और धान की जल मांग, तीसरी बात करा तो जिंक की कमी से धान में खैरा रोग, और चौथी बात करा तो दूध का पीला रंग। एक क्वेश्चन घूमता फिरता हर पेपर के मायने आपने घूम फिरे मिल जाए। गेहूं की देखो सगड़ों मेन है आपने चंदेरी जड़ निर्माण के समय, चंदेरी जड़ निर्माण के समय इन आप CRI स्टेज भी क्या चंदेरी जड़ निर्माण के समय CRI स्टेज में, और फिर कर लेंगे हम दाने बढ़ते समय। गेहूं की तो खास तौर पर हमें ध्यान रखनी CRI अवस्था। उसी प्रकार धान की हो जाएगी मेन हो जाएगी आपके कल्ले निर्माण के समय पुष्पन से पहले दानों की दूधी अवस्था में। फिर हम बात करें जौ की हो जाएगी बुआई के 30 दिन बाद। बाजरा हो जाएगी आपके बाजरा में शीश जड़ जमाव के समय। उसी प्रकार हम देखें मक्का में हो गया नर मजरी निर्माण के समय टेंसल निर्माण के समय। इस अकॉर्डिंग हमारी अलग अलग फसलों की क्रांतिक अवस्थाएं हैं। उसके बाद देखो हम तंबाकू में हो जाएगी चुंटाई के समय, टमाटर के अंदर हो जाएगी पुष्पन से पूर्व, कपास गुल्लर निर्माण के समय, गुल्लर वाली शाखाओं के निर्माण के समय। ये अलग अलग फसलों की हमारे हो जाएगी क्रांतिक अवस्थाएं। अब बात करा मृदा नमी की, अपन थोड़ी बात करी भी मृदा नमी के अकॉर्डिंग 2 टॉपिक आ जाया करे। एक तो आ जाए मलानी बिंदु, इरी थोड़ी सी एक डेफिनेशन याद रखिए। मलानी बिंदु किन कहवे कि यानी मृदा जल की वह न्यूनतम मात्रा जिसे पौधों द्वारा अवशोषित किया जा सकता है उसे कहते हैं मलानी बिंदु। उसे मुरझान गुणांक भी बोल दो, एक ही बात है कि पौधे मुरझाना प्रारंभ हो जाए तो नाम बोल देते हैं मुरझान गुणांक। 2 है आपने, एक तो स्थायी और दूसरा है आपने अस्थायी। फर्स्ट वाला तो हो जाएगा स्थायी, सेकंड है आपके अस्थायी मलानी बिंदु। यानी जल में कमी हो गई है मलानी बिंदु पर आ गया प्लांट, फिर आप सिंचाई करो पौधा हरा भरा हो जाए उसे तुम कह देते हैं भाई अस्थायी मलानी बिंदु। और जल की कमी होने पर पौधे में वापिस आप सिंचाई कर रहे हो फिर भी पौधा हरा भरा नहीं हो रहा है तो उसे कह देंगे हम स्थायी मलानी बिंदु। अब बात करें कि पौधों को सर्वाधिक जल किस मृदा नमी पर अवेलेबल होता है तो क्षेत्र क्षमता। एक छोटा सा क्वेश्चन ये हो जाएगा आपके, सर्वाधिक जल की उपलब्धता क्षेत्र क्षमता पर। सबसे कम हो जाएगा आपके मुरझान गुणांक पर, क्षेत्र क्षमता पर सबसे ज्यादा और सबसे कम हमारा मिलेगा मुरझान गुणांक पर। अब देखो आगे देखें हम मृदा नमी के बाद में मलानी बिंदु के बाद में मृदा पादप जल मांग, जो हमने स्टार्टिंग में जो हमारा टॉपिक ले रहे थे जल मांग। अब बेटा जल मांग किसे कहते हैं? यानी प्लांट लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जितने जल की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाती है? जल मांग। पौधे के जीवन काल को कंप्लीट करने के लिए जितने जल की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाएगी? पौधे की जल मांग कहलाएगी। अब पौधे के जीवन काल से क्या मतलब हो गया कि वो अंकुरण से लेकर आप थ्रेसिंग कर रहे हो उत्पाद प्राप्त हो रहा है परिपक्वन तक जो टाइम है वो कहलाएगा आपके पौधे का जीवन काल। जैसे हम बात करें कि धान के अंदर हो जाएगी आपकी 900 से 2500, बाजरा हो गई 250 के आसपास, टमाटर 600 से 800, गेहूं की हो जाएगी 450 से 650, इस अकॉर्डिंग हो जाएगी। ये सारी जल मांग किसके अंदर? MM के अंदर है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ये हो जाएगी हमारे पौधे की जल मांग। अब बात करें जल मांग इफेक्टिव किस पर होती है, जल मांग को प्रभावित तो कौन करता है? कि जल मांग के लिए जनरल सी क्या है कि IR + ER + S, IR + ER + S, ये तो कॉन्सेप्ट ऑफ 12th का तैयारी है। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम पौधे की जल मांग निकालते हैं। अब बात करते हैं सिंचाई की विधियां, थोड़ा सा स्पीड से। सिंचाई की विधियों में क्या है? पृष्ठीय सिंचाई विधि, सबसे पहले तो जमीन के ऊपर देते हो गई पृष्ठीय, और दूसरी हो जाएगी अधोभूमिक। अब इसे क्वेश्चन जो पुटअप हो रहे हैं वही बात करें। पृष्ठीय के अंदर चौक के बाद द्रोणी हो जाएगी, ये विधियां आपके पृष्ठीय के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि सर्वाधिक जल मांग, सबसे अधिक जल बचत वाली सिंचाई की विधि कौन सी है? बूंद बूंद सिंचाई विधि। कौन सी? आपके ड्रिप सिस्टम बूंद बूंद सिंचाई विधि। आविष्कार कहां पर हुआ था? इजराइल के अंदर।
किसने किया था? सिमचा ब्लास्ट के अंदर। फिर हम बात करते हैं कि जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, इसे फवारा विधि के अंदर पाइपों की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर। फवारा विधि में जो जल डिस्चार्ज होता है वो किस यंत्र के द्वारा होता है? राइजर के द्वारा। ड्रिप विधि के अंदर जो आपका जल डिस्चार्ज होता है उस पार्ट को क्या कहते हैं? ड्रिपर कहते हैं। हम क्या कहते हैं? हम ड्रिपर कहते हैं। सबसे सस्ती विधि कौन सी है? कि सबसे सस्ती विधि हो गई हमारी चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि। अधिक जल मांग वाली सिंचाई के लिए कौन सी विधि हो जाएगी? कि चौकेबार द्रोणी विधि। आपके अधिक जल मांग वाले के लिए अनुपयुक्त कौन हो जाएगी? कि भाई आपके फवारा और ड्रिप विधि हो जाएगी अनुपयुक्त। अब आपके बात करें फल वृक्षों के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी विधि है? थाला या वलय विधि। ये इसके यहाँ से पुटअप क्वेश्चन हो जाएंगे। अब बात करते हैं जल सिंचाई के स्रोत। अब जैसे एक और देखो हम कि ऑन ऑफ सिद्धांत पर कौन सी विधि है? कि सर्ज विधि। सर्ज विधि किस पर डिपेंड है? आपके ऑन ऑफ मेथड पर। किस में यूज की जाती है? कंबाइन के अंदर। कैप्लिकेशन किसके अंदर यूज की जाती है? गन्ने के अंदर। ये विधियां थोड़े से यहाँ पे ध्यान रखना भाई। अब बात करते हैं सामान्य सिंचाई की जो कंसेप्ट है, जहां से क्वेश्चन हमारे मिल सकते हैं। अब जहां से क्वेश्चन मिलेंगे वही बात करेंगे। तो सबसे पहली बात करेंगे भाई राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सिंचाई किस के द्वारा होती है? कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सिंचाई कुओं के द्वारा होती है। फिर अगली बात करें कि राजस्थान में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहां पर होती है? कि राजस्थान में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है हमारे श्री गंगानगर के अंदर। फिर अगली बात करें कि झीलों के द्वारा राजस्थान में कहां पर सर्वाधिक सिंचाई होती है? उदयपुर के अंदर। बावड़ियों के द्वारा कहां पर सर्वाधिक सिंचाई होती है? बूंदी जिले के अंदर। नहरों के द्वारा हो गया। और हमारे तालाबों के द्वारा कहां पर सिंचाई होती है? भीलवाड़ा के द्वारा। नलकूपों के द्वारा जयपुर में। ये थोड़े से हमारे ध्यान रखना कि भाई सिंचाई कहां पर किस मेथड के द्वारा सर्वाधिक अधिक होती है। अब रह जाता है एक कंसेप्ट रह जाता है हमारे आईजीएनपी का, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब रह जाती है आईजीएनपी जो नहर है उसका निर्माता कौन है? कंवर सेन। ये किस बांध से निकलती है? कि पंजाब का बांध है आपके हरिके बैराज बांध के द्वारा। कुल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर। कितनी लंबाई नहर की? 649 किलोमीटर है। अब बात करें कि जगह सिंचाई का सोर्स है। सोर्स के मायने एक तो आपने नहरें होती हैं दो प्रकार की, नित्य वाही और अनित्य वाही। जो वर्ष भर चलती है वो तो होती है नित्य वाही, जो आपके सिर्फ वर्षा ऋतु में चलती है वो अनित्य वाही। जनरली जो नदियों के जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बनाई जाती है नहरें, उन्हें तो हम कहते हैं अनित्य वाही। और जो बांधों से निकाली जाती है उन्हें हम कहते हैं नित्य वाही नहरें। फिर आ जाते कुएं। कुएं हो जाते हैं एक तो कच्चे कुएं, पक्के कुएं। कच्चे कुएं कहां पर बनाए जाएंगे? जहां पर जल स्तर ऊपर है। पक्के कुएं जहां पर जल स्तर नीचे है। एक आ जाता है आपका ये पताल तोड़ कुएं। पताल तोड़ कुएं का ध्यान रखना, जहां पर मिट्टी का दाब होता है तो वहां से ऑटोमेटिक जल बाहर निकलता है, उसे हम कहते हैं पताल तोड़ कुआं। किन क्षेत्रों में बनाया जाता है? पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर। हमारे जो विश्व में सर्वाधिक है ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। अब बात करें भारत में सर्वाधिक है हिमाचल है, मिजोरम है, मेघालय वहां पर है। राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा है, ये अरावली वाला क्षेत्र है, वो यहाँ पर हमारे पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। सिंचाई को इसी कंसेप्ट को